इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस का वो हिस्सा, वो सेक्शन जिसका नाम है महिला एवं बाल अधिकार, इससे जुड़ी संस्थाएं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। इस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हमें पढ़ने हैं, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को कम समय में कैसे कवर करना है, उसकी ट्रिक्स, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ एक कंफ्यूजन आपके मन में है कि क्या इसमें हमें केवल योजनाएं और संस्थाएं ही पढ़नी है या फिर इसमें आईपीसी की धाराएं भी पढ़नी है, इसमें जो पनिशमेंट मिलती है वो भी पढ़नी है हमें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा तो आप थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा लेना अपनी आवश्यकता अनुसार, यदि आप चाहें तो। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं पुलिस कांस्टेबल के, इनमें ऑन एन एवरेज 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते इस पोर्शन को। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना है आपको। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास आपके लिए अनाउंसमेंट है। महिला एवं बाल अपराध से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 250-350 से ज्यादा एमसीक्यूज हमने, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट हो, उसको हमने अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन पे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये इंटरफेस देख रहे हैं दीक्षांत एकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन का, और यहां पे आप फ्री पीडीएफ, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री पीडीएफ में जाएंगे आप तो यहां पे एक तो पेपर है, पिछले सालों का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपके महिला एवं बाल अपराध के 350 से ज्यादा क्वेश्चंस पड़े हैं, और ये क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, ये बिल्कुल टेस्ट के रूप में है। तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहां पे 13 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, और भी होंगे इसमें अपलोड। ठीक है, तो एक टेस्ट देंगे आप तो बिल्कुल उस तरीके से, पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर लास्ट में आपको रिजल्ट पता चलेगा। और जैसे ही आप कोई क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हाथों हाथ पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या है। तो ये चीज आपके लिए थी। इसी के साथ साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों के लिए लेटेस्ट पैटर्न पे अप टू डेटेड हमने कोर्स लॉन्च कर रखा, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। ठीक है, फोन नंबर है, ये पेड है, फोन नंबर है, यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। दोनों के लिए है, 4th ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल के लिए। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है, और कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज है उसकी खास बात यह है कि टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज अपलोड की है। जैसे आप देखें यहां पे ये इंटरफेस है, और यहां पे आपने देखा कि कंप्यूटर का परिचय नाम का एक चैप्टर है। तो कंप्यूटर का परिचय नाम का एक चैप्टर जब हम खोलेंगे इसको, तो यहां पे मल्टीपल टेस्ट हैं, एक से ज्यादा टेस्ट हैं, और एक टेस्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ऐसे 69 टेस्ट आपके इसमें डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। तो लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाने वाली है। आप इसमें देखें, साथ ही साथ जैसे कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने दिया, मान लो ये आंसर दिया, तो हाथों हाथ पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर यहां है, और लास्ट में आपको रिजल्ट पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको लास्ट में रिजल्ट के साथ साथ यह भी पता चलेगा कि इसका आंसर ये है, एकदम वन लाइनर फॉर्म में, ये क्वेश्चन इसका आंसर, ये क्वेश्चन इसका आंसर। तो नोट करने में, याद करने में आसानी रहेगी आपके लिए। इसमें मिक्स टेस्ट भी है, लगभग 25 जो है मिक्स टेस्ट है, और बाकी सारे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, मल्टीपल हैं इसमें, एक टॉपिक से मल्टीपल आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कोई डाउट है तो पोस्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप डाउट सेक्शन भी है, यहां पे पोस्ट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है 69 विद डाउट सेट, 12th मंथ वैलिडिटी, मिक्स टेस्ट है, और चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट है। तो ये ध्यान रख लेना। और एक चीज और, यदि आपने कोई इससे पहले कोर्स परचेज कर रखा है एप्लीकेशन पे, तो आप ऑफ 25 कोड लगाएंगे तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, यदि आपने इससे पहले कोई कोर्स खरीद रखा है तो एप्लीकेशन पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको मैंने बता ही दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जाएंगे होम में, माई कोर्स में, माई कोर्स वाले ऑप्शन में, तो यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक, और यहां पे शिफ्ट वाइज पेपर पड़े हुए हैं 2018, 20, 22 और 24 के। ये हमारा एप्लीकेशन है,
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, आप इसको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, क्लासेज हमारी चलती रहती हैं, या जो वीडियोस बनते हैं या उसकी पीडीएफ होती है वो सारा टेलीग्राम चैनल पे जाता है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एक कंफ्यूजन की। वो कंफ्यूजन क्या है कि क्या इसमें केवल योजनाएं ही पढ़नी है या संस्थाएं पढ़नी है, कि इसमें आईपीसी की धाराएं भी पढ़नी है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है आपको। देखिए 2023 का सिलेबस देखते हैं और 2025 का सिलेबस देखते हैं। आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है। 2023 का सिलेबस और 2025 के सिलेबस में सिर्फ एक ही फर्क है, गणित का। 2025 के सिलेबस में गणित दे रखा है, जबकि 2023 के सिलेबस में मैथ्स दे नहीं रखा था। बाकी सब कुछ सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैं बोलूं तो महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं के संबंध में जानकारी, और सेम यही कॉपी एंड पेस्ट कर रखा है। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं के बारे में जानकारी, सेम चीज कॉपी कर रखी है उसने। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। 2023 का सिलेबस और 2025 के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है गणित को छोड़ के। ये जो जिस सेक्शन की बात कर रहा हूं उसमें तो कोई फर्क नहीं है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 वाला जो पेपर हुआ था, जो 2024 में हुआ था, उसमें क्वेश्चंस आए थे। देखो, भारतीय आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है? क्या इसमें आईपीसी की धारा नहीं आई? और आया कब है? देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पेपर 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिलेबस सेम है, फिर भी आईपीसी की धाराएं पूछ रहा था पिछले सालों तक, तो इस बार भी आईपीसी की धारा आपको पढ़ के जानी है। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को में कितने साल की सजा होगी? तो सजाओं का भी प्रावधान हमें याद रख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस आईपीसी की धाराओं और पनिशमेंट के रिगार्डिंग भी आते हैं। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि हमें क्या पढ़ना है। विद एग्जाम्पल बता दिया आपको मैंने, पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे डाउट कर रहे थे कि सर इसमें आईपीसी की धाराएं हम छोड़ देंगे, इस बार सर पेपर अलग आएगा। कोई अलग नहीं आएगा, पढ़ के जाना है आपको, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, चलो। महिला एवं बाल वाला जो सेक्शन है आपका, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस 12 से 13 क्वेश्चंस आएंगे उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो करंट से रिलेटेड, ठीक है। करंट में भी क्या, जैसे योजनाएं और पहल, सरकारों की जो योजनाएं चल रही हैं या पहल है, कोई अभियान चल रहा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं करंट में। या फिर खेल से रिलेटेड किसी महिला को अवार्ड मिल गया, या फिर राजनीति से रिलेटेड कोई महिला चर्चित है, या फिर चर्चित कोई महिला है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे, या और खासतौर से राजस्थान मूल की है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान मूल की हो और वो महिला जो है खेल में अच्छा कर रही है, या राजनीति में अच्छा कर रही है, या कोई कमेटी बनी है उसकी अध्यक्ष है या उसमें मेंबर है, या फिर कोई पुरस्कार उसको मिला हुआ है, पद्म पुरस्कारों में उसका नाम है जैसे। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो पोर्शन है ना आपको, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये करंट में ही कवर हो जाएगा। किस में कवर हो जाएगा? करंट में। जब आप करंट पढ़ेंगे, करंट की क्लासेज में स्टार्ट करूंगा, जो करंट आप जब पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा टॉपिक्स इसी में कवर हो जाने वाला है। समझ में आई? तो आपको जो ध्यान देना है वो इस पे ध्यान देना है। जब भी आप करंट पढ़ेंगे तो महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं, बच्चों से रिलेटेड योजनाएं, या कोई महिला राजस्थान मूल की अच्छा कर रही है खेल में, राजनीति में, या कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही है, तो इस प्रकार से जो चीजें हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उन पर गौर करना है, ध्यान देना है उनको। बात हम इसकी करते हैं, कानून, अधिनियम और संस्थाएं। देखो, इसको पढ़ना जरूरी है। एक तो पढ़ लेना, अच्छा, एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा हमें एक सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, हमें जागरूकता मिलती है हमारे अधिकारों के प्रति, हमारे जिम्मेदारियों के प्रति। हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप इससे थोड़ा सा अच्छे नागरिक बन जाएंगे। तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब मैं बताता हूं क्या पढ़ना है इसको, और बहुत ही कम समय में कैसे पढ़ना है। कोई भी अधिनियम, कोई भी धारा है, कोई भी अधिनियम, कोई भी धारा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं, जैसे मैं बात करूं कि पॉस्को है, या घरेलू हिंसा है, या बाल विवाह है, या मानव तस्करी वाला कोई कानून है, या बाल व किशोर श्रम अधिनियम है, कोई भी कानून या अधिनियम है, तो कोई भी कानून, अधिनियम या कोई संस्था ही है। जैसे राज्य महिला आयोग हो गया, बाल संरक्षण आयोग हो गया। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है? सब कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी किताब ले आओ मार्केट से,
कोई भी नोट्स ले आओ, लेकिन उसमें नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बस इतना ही ध्यान रखना है। उसको साइड कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको कॉपी में नोट कर लो अलग से। कब लागू हुआ, एक तो पारित कब हुआ, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, तो आपको पारित वाला याद नहीं रखना, आपको लागू कब हुआ उसको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में यही पूछता है कब लागू हुआ। दूसरा, परिभाषाएं पूछता है, किसी भी अधिनियम की परिभाषा कि उस अधिनियम के अकॉर्डिंग, जैसे पॉस्को, जैसे मान लो पॉस्को या फिर बाल विवाह के रिगार्डिंग मैं मानूं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उसमें बालक कौन है, कितने साल का लड़का जो है बालक माना जाएगा, कितने साल का लड़का अवयस्क माना जाएगा, किशोर माना जाएगा, प्रत्यर्थी कौन होता है, हिंसा क्या होती है, हिंसा का स्वरूप क्या होता है, हिंसा कितने प्रकार की होती है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मौखिक। ठीक है, समझ में आ गई, ये थोड़ा सा पढ़ना है आपको। कोई बोर्ड बना हुआ है, कोई भी अधिनियम है तो उसमें बोर्ड भी है, जैसे बोर्ड की बात करूं मैं आगे मैं बात करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे विशाखा गाइडलाइंस है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है, तो इस अधिनियम में आपके दो बोर्ड बने हुए हैं, जैसे आंतरिक परिवाद समिति और दूसरा स्थानीय परिवाद समिति, तो ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें फीमेल कितनी होती हैं, या कोई बोर्ड है जिसमें SC ST का प्रावधान है कि इतने न्यूनतम सदस्य होने ही चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कोई भी संगठन को पढ़ते समय। इसी के साथ कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, और किस धारा के अंतर्गत वो बोर्ड अस्तित्व में आया है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, कितने दिनों के भीतर पीड़ित या पीड़िता रिपोर्ट कर सकती है, किसको रिपोर्ट करेगी, वो कभी भी कोई अधिनियम पढ़ो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि पीड़िता या पीड़ित कितने, 30 दिन के अंदर, कि 90 दिन के अंदर, कि 60 दिन के अंदर बोर्ड के सामने अपना, किस बोर्ड के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगी। इसी के साथ साथ संज्ञान कौन लेगा, संज्ञान कौन लेगा, कोर्ट लेगा कि पुलिस अधिकारी लेगा, वो भी, और साथ ही साथ कार्यवाही कितने समय में होगी, संज्ञान कितने समय में लिया जाएगा और कार्यवाही कितने समय में होगी, वो जो समय सीमा है उस समय सीमा को थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लेना किसी भी एक्ट को पढ़ते समय, कि 90 दिन के अंदर कोर्ट को, 60 दिन के अंदर कोर्ट को अपना जो कार्यवाही है वो करनी ही पड़ेगी। तो कभी भी किसी भी अधिनियम को पढ़ते समय ये ध्यान रख लेना। अच्छा, साथ ही साथ इसमें सजा को भी ध्यान रख लेना कि मिनिमम सजा और मैक्सिमम सजा कितनी है। कई बार 3 साल है, उससे ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो सकती है, तो मिनिमम और मैक्सिमम सजा का ध्यान रख लेना। अब जैसे बात करूं कि अपराध करने वाला, अब सजाओं में भी ध्यान रखना, सजाओं में भी ध्यान रखना, अपराध करने वाले भी अलग अलग होते हैं। मान लो छोटा बच्चा है ना, 16 साल से कम का है, 18 है, 18 से ज्यादा का है, या 16 का है, 18 है, या फिर 18 से ज्यादा का है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो 3 प्रकार के सेक्शन बन जाते हैं, तो उनको भी अलग अलग सजाएं मिलती हैं। 16 वाले को कम मिलेंगी, 18 को थोड़ा ज्यादा मिलेंगी, और 18 से ज्यादा वाले को सबसे ज्यादा मिलेंगी। तो उनमें मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है वो ध्यान रख लेना। और कोई मान लो पुलिस अधिकारी है, PO का मतलब होता है पुलिस अधिकारी, यदि मान लो कोई कर्तव्य निर्वहन में कोई पुलिस अधिकारी फेल हो जाता है तो उस पर क्या कार्यवाही होगी वो ध्यान रखना है सजा के रूप में। डॉक्टर है, मान लो जैसे लिंग भ्रूण परीक्षण है, उसमें पाया गया शामिल कोई डॉक्टर, तो उस पर क्या कार्यवाही होगी, कितनी हो सकती है, वो सजा का प्रकार कैसा है, संज्ञेय है ना, गैर जमानती है, जमानती है, इस प्रकार से सजाओं का प्रकार भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना जब भी कोई एक्ट पढ़ो तो। पुरुष या महिलाओं को बंद कमरे में बयान, तो जैसे पोस्को एक्ट है, तो उसमें जो लड़की होती है ना, बालिका होती है, तो उसको बंद कमरे में बयान दिया जाता है, तो वो किस धारा के अंतर्गत होता है, तो जो बंद कमरों में बयान होते हैं वो किस धारा के अंतर्गत होते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो जो भी चीज है ना, धारा, एक तो कितने दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकती है और कौन सी धारा के अंतर्गत, कौन सी धारा ने ये बात बोली है कि वो पीड़ित या पीड़िता 30 दिन या 60 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट दे सकती है किसी को। ठीक है, तो ये थोड़ी सी धारा भी देख लेना, और साथ ही साथ कब लागू, परिभाषाएं, बोर्ड, कितने दिनों के भीतर किसको रिपोर्ट करना है, और सजा कैसी है, और किसी भी अधिनियम का उद्देश्य क्या है ये भी पढ़ लेना। यदि आपने इतना पढ़ लिया ना तो पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने भी 3-4 किताबें देखी थी, पूरी 3-3, 4-4 पन्नों में अधिनियम भरे हुए हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स देखे, तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें क्या पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, कोई भी एक्ट है तो। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें ध्यान से देखना, जैसे पॉस्को एक्ट है, ठीक है, जैसे पॉस्को एक्ट है तो 2012, पहले तो साल कौन सा है पॉस्को एक्ट का वो ध्यान रखना है। इसमें अब कोई भी एक्ट पढ़ते समय वो सब चीजें, कौन कौन सी चीजें,
कौन कौन सी चीजें, कब लागू हुआ, परिभाषा क्या है, पॉस्को एक्ट है तो नाबालिग की क्या परिभाषा है, ठीक है, इसमें कितने दिनों के भीतर किसको क्या रिपोर्ट करना है, सजा कितनी है, वो तो पढ़ना ही है, उद्देश्य है वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, जो भी मैं बताऊंगा वो सब पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा क्या पढ़ना है इसमें देख लेना एक कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो सिविल ड्रेस में बयान लेता है बालिका का, ठीक है, तो या बालक का, तो इसमें कौन सी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो सिविल ड्रेस में, ताकि बच्चा डरे ना। गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसकी सजा क्या है, थोड़ा सा एक ज्यादा गंभीर तरह का अपराध होता है ये पॉस्को में, ठीक है। घरेलू हिंसा की बात करूं तो इसकी परिभाषा देख लेना, घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है, कितने कितने प्रकार से की जा सकती है, मौखिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, यानी कितने प्रकार से की जा सकती है, उसकी परिभाषा थोड़ी सी पढ़ लेना। इसी तरीके से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013, ये विशाखा गाइडलाइंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यस्थलों पे जो महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइंस क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें 2 कमेटियां भी होती हैं जहां पे वो लेडीज काम करती है, जिस संस्था में उसका जो नियोक्ता है, जो नियुक्ति देता है उसको, उसके क्या कर्तव्य हैं वो भी कई बार पूछ लेता है पेपर में। साथ ही साथ वो जो जब भी कोई घटना घटी तो उस संस्था में एक समिति होगी जिसके सामने वो महिला अपना जो पीड़िता है वो अपनी बात रखेगी, तो वो किस समिति के सामने रखेगी, आंतरिक परिवाद समिति के सामने रखेगी। अब इसमें कितनी महिलाएं हो सकती हैं, कौन कौन होंगी, ये ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष कौन होगा। फिर आंतरिक परिवाद समिति जो अपना रिपोर्ट है वो स्थानीय परिवाद समिति को सौंपेगी, तो स्थानीय परिवाद समिति थोड़ी हाई लेवल की समिति हो गई, तो इसमें कौन कौन से आपके सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, ये ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होता है, मैंने जो बताया ना समितियां, वही सेम चीज है, ये जो समिति बताई वही सेम चीज है। बोर्ड है तो धारा कौन से धारा के अंतर्गत स्थानीय परिवाद समिति बनी और सदस्य कितने हैं, ये सब पढ़ते समय यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कार्यकाल कितना है, फीमेल कितनी हो सकती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, यदि आपने इसको पढ़ा है तो इसमें क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें पीछे वाली ध्यान तो रखनी ही है, कब लागू हुआ, इसी के साथ साथ सजा कितनी है, जो करवाता है बाल विवाह उसको भी सजा मिलेगी तो कितनी मिलेगी। साथ ही साथ यदि पुरुष 21 का है और लड़की 18 से कम की है तो ज्यादा सजा मिलेगी, चूंकि बाल विवाह है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही मिलेगी। लड़का तो बालिग है लेकिन लड़की नाबालिग है तो ज्यादा सजा मिलेगी। परिभाषा में नाबालिग लड़का और नाबालिग लड़की की क्या परिभाषा है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि हर अधिनियम में बालिग की परिभाषा अलग है। किसी में 14 नाबालिग को 14 साल बोला है, किसी में 16 बोला है, किसी में 18 से कम बोला है। तो जिस भी अधिनियम में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बालिग, नाबालिग, वयस्क, अवयस्क यदि ये वर्ड आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने साल के लिए बात हो रही है, ठीक है। बाल विवाह शून्य, बाल विवाह को शून्य कब किया जा सकता है, रद्द कब किया जा सकता है, किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है और वो सिचुएशन क्या होगी वो भी थोड़ा सा देख लेना। इसको इतना ही पढ़ोगे बहुत है। मानव तस्करी और रोकथाम बिल 2018, इसमें वही कब पारित हुआ जो भी है। इसमें देखो 3 अधिकारी होते हैं और तीनों अधिकारियों के कर्तव्य आपको पता होने चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है एंटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, पीओ का मतलब पुलिस ऑफिसर। स्टेट में नोडल अधिकारी हो गया, या नेशनल स्तर पे क्या हो गया, एंटी ट्रैफिक पुलिस ब्यूरो। तो ये 3 स्तरों पे जो सिस्टम होता है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, कैसे काम करते हैं और सबसे पहले कौन किसको रिपोर्ट देता है, ये थोड़ा सा देख लेना। जितना बुक्स में अवेलेबल है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम, लड़कों को काम धंधे पे भेजने से रोकने के लिए जो है ये आपके अधिनियम बना हुआ है कि बाल मजदूरी वाला जो है वो ये है। परिभाषा क्या है, बालक की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ इसमें एक नियम भी होता है कि यदि मान लो बालक कहीं काम कर रहा है तो जहां पे वो काम कर रहा है उसका ठेकेदार एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उसका नाम लिखेगा कि मेरे यहां ये बच्चे काम करते हैं जो बालक हैं, जो मैच्योर नहीं है। तो वो किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर रखेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना इसको। सजाएं तो देखनी है, सजाएं तो सारी की सारी आपको देखनी है कि हर अधिनियम में सजा कितनी है वो तो देखना ही है आपको। इसके अलावा क्या देखना है वो बता रहा हूं। अब जैसे PCPNDT है,
पूर्व गर्भाधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये अधिनियम बना हुआ है। तो इसमें बोर्ड है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, वो क्या होता है, या जो डॉक्टर है जो भ्रूण हत्या करता है उसको सजा कितनी मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, मान लो किसी महिला के गर्भ में जो गर्भ है, जो बच्चा है वो पंगु है, या गर्भ में ही वो बालक की मृत्यु हो गई, तो महिला को खतरा है, तो इसके रिलेटेड एक अधिनियम बना हुआ है कि गर्भपात किन किन परिस्थितियों में कराया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डॉक्टर की कितनी सदस्यीय टीम जो है वो बैठेगी और बोलेगी कि हाँ अब गर्भपात करा सकते हैं। गर्भ यदि 12 सप्ताह का है तो करा सकते हैं, 20 सप्ताह का है तो कितनी समिति बैठेगी, मतलब दोनों की समितियां अलग अलग होती हैं। इसमें कम डॉक्टर बैठते हैं, इसमें ज्यादा डॉक्टर बैठते हैं, मतलब ज्यादा सदस्यों की टीम होती है, और होता गर्भपात सरकारी अस्पताल में ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, वो लड़के जो अपराध कर देते हैं, जो अनाथ हैं, उनके लिए अधिनियम बना हुआ है। तो इसमें जो बोर्ड है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक तो बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर है, बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर है, कोई भी बालक को यदि वो गिरफ्तार करेगा तो 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के सामने वो उपस्थित करेगा उसे। किशोर न्याय बोर्ड क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर, इसमें हर पुलिस थाने में विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत लिया गया है ये देख लेना। बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर की क्या परिभाषा है, और बच्चों की कितनी श्रेणियां हैं। मान लो छोटे अपराध करने वाले बच्चे जिसमें 3 साल से कम की सजा है, थोड़े गंभीर किस्म के अपराध करने वाले बच्चे जो 3 साल से 7 साल की सजा है, या 7 साल से ज्यादा सजा वाले जो गंभीर किस्म के अपराध करने वाले बच्चे हैं। 3 श्रेणियां हैं, तो बच्चों की श्रेणियां। और साथ ही साथ ये जो आपके बोर्ड हैं, ये बोर्ड किस धारा के अंतर्गत बने हैं, ठीक है। इनका मुखिया कौन होता है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें लेडीज कितनी हो सकती हैं, SC ST यदि है तो कितने हो सकते हैं, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ एक है अनैतिक व्यापार अधिनियम। इसमें क्या होता है, खरीद जो अनैतिक व्यापार अधिनियम अनैतिक व्यापार अधिनियम में क्या होता है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम या कानून बनाया गया है। तो यहां पे नाबालिग गर्ल से यदि प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है तो ज्यादा सजा है, 18 साल से ज्यादा की लड़की है तो इसमें सजा तो दोनों में है, लेकिन 18 से कम की है तो ज्यादा गंभीर अपराध हो गया। तो थोड़ा सा अलग अलग कैटेगराइज करके देख लेना। उनकी जो लड़कियां हैं जो बचाई गई हैं इन सब चीजों से, तो उनको सुरक्षा देने के लिए सुरक्षात्मक गृह स्थापना करी गई है। तो किस अधिनियम के तहत, किस धारा के अंतर्गत की गई है, हर एक अधिनियम की धारा अलग अलग है, ठीक है। तो हर एक अधिनियम की धारा अलग अलग है, क्योंकि हर एक एक्ट अलग है तो धारा अलग है, तो हर धारा को ध्यान रख लेना। दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी क्या होता है, किस धारा के अंतर्गत इसको क्या अधिकार मिले होते हैं, और विशेष पुलिस अधिकारी क्या होता है। तो ये थोड़े से जो अधिकारी है या बोर्ड है, धाराओं को देख लेना, इस तरीके से देख लेना। सती प्रथा 1987, तो सती प्रथा का इतिहास देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने क्या किया, कब किया, वो देख लेना। साथ ही साथ बूंदी रियासत में राजाओं ने क्या किया इसके लिए, जयपुर रियासत में राजाओं ने क्या किया, या अलवर रियासत में राजाओं ने क्या किया। इसी तरीके से रूप कंवर जो है, वो रूप कंवर को हम अंतिम सती मानते हैं, यानी जो सबसे लास्ट जो घटना हुई थी सती की, उसमें जो सती हुई थी वो रूप कंवर थी। तो रूप कंवर कौन है। राजस्थान में सती रोकथाम अधिनियम कब से लागू है। इसी के साथ साथ सती का महिमा मंडन करना भी अपराध है। कोई सती है उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके लिए हम मंदिर बनवा रहे हैं, तो वो अपराध है। तो उसमें कितनी साल की जेल है, कितने साल की सजा है, वो ध्यान रखना है आपको। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ निश्चिंत होकर इसको देखिए। दहेज निषेध अधिनियम हो गया, तो इसमें वो तो देखना ही है कि कब लागू हुआ, सजा कितनी है। इसके साथ साथ क्या देखना है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी क्या है, किस धारा के अंतर्गत इसको क्या अधिकार मिले हैं और ये क्या करता है। दहेज की परिभाषा क्या है। अब इसमें दहेज की परिभाषा में दहेज यदि
दूल्हा और दुल्हन को कोई पुरस्कार मिलता है या कोई उपहार मिलता है तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। तो वो थोड़ा सा आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि दहेज क्या होता है और क्या नहीं होता है। दहेज की 3 स्थितियां होती है, कौन कौन सी होती है ना? शादी से पहले, शादी के बाद और शादी के दौरान। यदि मान लो कोई दूल्हा और दुल्हन है, ठीक है, उनकी शादी हो रही है, दुल्हन को मान लो कोई दहेज दे रहा है या कोई वस्तु दे रहा है उसको, ठीक है, और दुल्हन ने नहीं लिया, उसकी जगह किसी व्यक्ति ने ले लिया, तो शादी के 3 महीने के अंदर उस व्यक्ति को, उस दुल्हन को वो सारा सामान ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये नियम, ये धारा किसके अंतर्गत है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कितने समय के अंतर्गत उसको अपना सामान ट्रांसफर करना पड़ेगा दुल्हन के नाम पे। भारतीय साक्ष्य, इसीलिए मैंने कहा कि ये तो आपको अवेयर करेगी आपके अपने अधिकारों से, अपनी जिम्मेदारियों से, और आप बेहतर नागरिक बनेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कुल धारा, अच्छा ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसमें बोल सकते हैं कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, वो देख लेना। साक्ष्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अरे जो हम लोग कोर्ट में जब जाते हैं, जो हमने गवाह रखे हैं, जो हमने साक्ष्य रखे हैं अपने केस के रिगार्डिंग, तो वो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? मौखिक होता है, लिखित होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं। तो वो देख लेना कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ गई? इसी तरीके से स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसमें महिलाओं की जो हम बात कर सकते हैं अश्लील साहित्य, अश्लील फिल्में, इन पे रोक लगाई गई है इस अधिनियम के द्वारा। तो उद्देश्य देख लेना इसका, या इसकी सजा देख लेना, कब लागू हुआ था ये देख लेना। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ये इसमें डायन की परिभाषा जरूर देख लेना, साथ ही साथ इसकी सजा तो देखेंगे ही आप। इसी के साथ आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर होता है। आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी क्या है? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जब कोई मुकदमा कोर्ट के सामने चलता है तो 2 साल, 3 साल, 5 साल प्रोसीजर चलता है, और जो प्रोसीजर चलता है वो किस नियम के अंतर्गत चलता है? सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत चलता है। तो सीआरपीसी अलग है, और आईपीसी क्या होता है? आईपीसी सिर्फ बताता है कि इस अपराध के लिए ये दंड है। तो जब सीआरपीसी के तहत जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब आईपीसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये अपराध के लिए क्या सजा देनी है। तो सीआरपीसी और आईपीसी अलग अलग है। इनमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, वो ध्यान रख लेना, बस इतनी सी बात है। ध्यान रखना, आईपीसी जो है ना, आईपीसी, इस आईपीसी की जगह अब बीएनएस आ चुका है। इस आईपीसी की जगह अब इस आईपीसी का स्थान किसने ले लिया है? बीएनएस ने ले लिया है, भारतीय न्याय संहिता ने। तो बीएनएस में अब कितनी धाराएं आ गई हैं, कितने अध्याय आ गए हैं, वो ध्यान रख लेना, बस संख्या ध्यान रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय या राजस्थान महिला सशक्तिकरण नीति या महिला नीति, तो इन नीतियों में उद्देश्य ध्यान रख लेना। इसमें क्या ध्यान रख लेना आप? उद्देश्य, कि इनका उद्देश्य क्या है, और इसी के साथ साथ इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे आपका उद्देश्य है परीक्षा पास करना, लेकिन क्षेत्र क्या होगा? रीजनिंग की तैयारी करनी, गणित में अपने आप को स्ट्रांग करना। तो ये क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में काम करना है और किन किन उद्देश्यों में, ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गया? इसी तरीके से मैं बात करूं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका संगठन कैसा है, किस नेचर का है, संवैधानिक है या सांविधिक है, रेप है या महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, या फिर बालकों के विरुद्ध अपराध है, तो इसमें सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य में हो रहे हैं, वो ध्यान रखना है आपको, टॉप 3 राज्य। इसी तरीके से राजस्थान में कौन टॉप पे है जिला, इन चीजों में, इन गलत चीजों में कौन टॉप पे है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हर साल जारी होती है, 2025 चल रहा है तो 2024 का एनसीआरबी डाटा आ चुका है, ठीक है। तो वो ध्यान रख लेना। लास्ट ईयर से कम हुआ कि ज्यादा हुआ, 2023 में जो जितने भी क्राइम हुए इनके अगेंस्ट, तो पिछले से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कितने % कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से कितने हुए, संख्या भी ध्यान रख सकते हैं एग्जैक्टली। तो इन चीजों को जब एनसीआरबी का डाटा पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राजस्थान महिला आयोग दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इनके लिए भी संस्था की प्रकृति, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी, तो संस्था की प्रकृति क्या है,
सांविधिक है, गैर सांविधिक है, संवैधानिक है। धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत इसका गठन हुआ है, सदस्य कौन कौन से, कितने फीमेल होंगे, कितने मेल होंगे, कितने एससी सदस्य होंगे, कितने एसटी के सदस्य होंगे, इसी के साथ साथ कार्यकाल कितना है, हेडक्वार्टर कितना है, हेडक्वार्टर कहाँ है, फर्स्ट अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सब चीजें बस पढ़नी है आपको। समझ में आ गया? अब एक चीज और ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा और पढ़ना है बीएनएस और आईपीसी की धाराएं। देखो मैंने आपको बोला कि पहले आईपीसी की धाराएं चलती थी, अंग्रेजों के जमाने से आईपीसी की धाराएं चल रही थी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, किस अपराध के लिए कितनी सजा है। अब थोड़ा चेंज हो गया है, आईपीसी को कन्वर्ट कर दिया गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। तो अभी तो क्वेश्चंस आईपीसी के रिगार्डिंग ही पूछे जा रहे हैं, बीएनएस के रिगार्डिंग नहीं पूछे जा रहे। तो अभी आपको आईपीसी की धाराएं ही ध्यान रखनी है। आईपीसी की धाराएं सारी नहीं ध्यान रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईपीसी की धारा 292 या 292A, ये ब्लैकमेल या अश्लील सामग्री इकट्ठा करने से रिलेटेड है। तो पूछ लेगा ब्लैकमेल करना, अश्लील सामग्री इकट्ठा करके कौन सी धारा आईपीसी की धारा से संबंधित है, तो आप ध्यान रख लेना। 300-302 मर्डर से रिलेटेड है। 304 और 4B मानव वध और दहेज मृत्यु से रिलेटेड है। 354 की जितनी भी धाराएं हैं वो महिला की लज्जा भंग से रिलेटेड है। ऐसे ही बात करूं 370, 72, 73 मानव तस्करी से रिलेटेड है। 376 वाली जितनी भी धाराएं हैं ABCD जो भी जितनी भी हैं सब कितनी है, सब किससे, रेप से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रख लेना। एक दिन में याद नहीं होगा, मैं मानता हूं। रोज 5 मिनट आईपीसी की धाराएं आप देखेंगे, सिर्फ देखना है ये चीज, इससे रिलेटेड है ये धारा। यदि 5 मिनट देखेंगे तो धीरे धीरे 3-4 दिनों में आपके दिमाग में छपने लग जाएगा, इसमें से मोस्ट ऑफ द धाराएं आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो पढ़ लेना है, बस पढ़ लेना है, बस पढ़ते जाना है, इसको याद करने मत बैठ जाना, पढ़ लेना रोज 5-10 मिनट। इसी तरह से 494 विवाह से रिलेटेड है। 498A जो है वो दहेज से रिलेटेड है, आईपीसी की धारा। और अनुच्छेद भी देख लेना, संविधान के अनुच्छेद, ये आपके राजस्थान में जब आप राजनीति पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगी, क्योंकि ये संविधान का अनुच्छेद है। तो संविधान का अनुच्छेद तो वहां भी काम आएगा और यहां भी काम आ रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद देख लेना, है ना। ये महिलाओं से रिलेटेड है, लैंगिक समानता से रिलेटेड है, जाति, मूल, वंश, इस प्रकार को ध्यान, इस प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये इनसे रिलेटेड है। समान रोजगार से, समान रोजगार के बदले समान पैसे मिलने चाहिए, ये इनसे रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन सबको कि किससे कौन सा रिगार्डिंग है। तो आईपीसी की धाराएं जो कि बीएनएस की धाराएं, और साथ ही साथ आप अनुच्छेद देख लेना। और जो मैंने आपको बताया है वो संस्थाएं देख लेना, वो संस्थाएं आप देख लेंगे, ठीक है। उन संस्थाओं में भी क्या क्या देखना है आपको पढ़ते समय, बोर्ड देखना है, कितने दिनों के भीतर कौन रिपोर्ट सौंपेगा, कब लागू हुआ, सजा कितनी है, और परिभाषाएं जरूर देख लेना। बालक किसको कहा गया है, वयस्क किसको कहा गया है। हर अधिनियम में बालक वयस्क की परिभाषा अलग अलग है। इस बात को समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना ही पढ़ लोगे बहुत है, इतना ही यदि आपने पढ़ लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोई भी बुक ले आओ, कोई भी नोट्स ले आओ, ठीक है, कोई भी बुक ले आओ, कोई भी नोट्स ले आओ। पढ़ना आपको टॉप टारगेटेड है, हर लाइन को नहीं पढ़ना है। जो भी चीज मैंने बताई है सिर्फ उसी को टिक करके और उसको साइड में लिख लो, ताकि एक बार जब मैं कभी पढ़ूं, इसको रिवाइज करूं, तो मुझे तुरंत से पता चल जाए। कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। और यदि कोई क्वेरी है, यदि कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यथाशक्ति मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, इसका वो डाउनलोड कर लेना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।